हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। कक्षा 9वीं का जो सोशल साइंस का तिमाही परीक्षा का एग्ज़ाम है उसके लिए ये सिलेबस है, आप देख लें। इसमें बताया गया है कि इतिहास के अध्याय 1, अध्याय 2 आने हैं और भूगोल का अध्याय 1 आना है, भूगोल का अध्याय 2 आना है, राजनीति का अध्याय 1 आना है, अध्याय 2 आना है, अर्थशास्त्र से अध्याय 1 और 2 आने हैं। ठीक है, मतलब कि आपके हर अध्याय से मतलब हर चैप्टर से 2-2 अध्याय आने हैं। तो उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देख लेते हैं, सबसे पहले भूगोल वाला टॉपिक है ये। तो भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है, तो पूरा क्षेत्रफल बताना है। दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, उन देशों के नाम बताना है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, कितने पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये प्रश्न है, आप इनको देख लीजिए। 1 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। फिर भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है। बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हीं से आपका पेपर शायद डिजाइन हो जाए, क्योंकि आपके चैप्टर यही बतलाए गए हैं कि इन्हीं चैप्टर से आपको प्रश्नोत्तर आने हैं। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। संस्कृत का प्रश्न पत्र भी मैंने इसी तरीके से आपको डिजाइन करके बतलाया था और लगभग उसी से पूरा प्रश्न पत्र आया। तो आप लोग इनको भी तैयार कर लीजिएगा। अब ये प्रश्न देख लीजिए, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा गया था। तो बच्चों, जो फ्रांस की क्रांति से ये प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति वाला पार्ट जो है आपका इतिहास का पहला पार्ट है, बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसमें दिखा दें प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट, 3 वर्ग बने हुए थे। प्रथम में पादरी लोग आ जाते थे, इस तरीके से पूरा है आपको। फिर टाइड और टाइल क्या होता है, तो टाइड होता है धार्मिक कर और प्रत्यक्ष, और ये प्रत्यक्ष कर कहलाता है टाइल। ठीक है, फिर लुई 16 के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो बच्चों, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण था बच्चों ये जो लुई 16 की जो निरंकुश शाही शासन था, ये पूरा लिखा हुआ है कि कर क्यों बढ़ाया गया था उसका। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा। जितने प्रश्न यहाँ दे रहा हूँ बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। एक ये रूसी क्रांति से ये प्रश्न आपके अभी मासिक टेस्ट हुए थे जो उसमें भी ये पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको बताया है आपके लिए कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फ़ौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो ये प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। वैसे ये प्रश्न 2 नंबर में तो नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो मुश्किल से 3 या 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपके मासिक टेस्ट में पूछा गया था। इसके बाद आप बात कर लें, एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। क्या होती है लोकतांत्रिक सरकार, जिसका चयन कौन करता है, जनता करती है। देखिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है और ये संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। फिर लोगों द्वारा चुने गए सदस्य देश की शासन की बागडोर संभालते हैं और ये सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लेते हैं, मतलब कि संसद में इसका निर्णय किया जाता है। फिर एक और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से, देख लीजिएगा आप पूरा ये लिखा हुआ है, 4 पॉइंट हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नीति निर्देशक तत्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आने के फुल चांसेस हैं, इसको कर लीजिएगा। संविधान सभा किसे कहते हैं, तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती थी। संविधान लिखने वाली सभा या संविधान को चलाने वाली सभा संविधान सभा कहलाती है। फिर संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से आप क्या समझते हैं, तो संविधान की शुरुआत बुनियादी तत्वों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं, इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। जितने मैं प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, 30-40 प्रश्न है, मगर इसी से पूरा आपका पेपर शायद बन जाए। फिर है बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने दिए हैं सबके सब इंपॉर्टेंट। संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। निश्चित शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, कैसे। सही बात है, पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार बैठे हैं, ये भी हमारे देश के लिए एक चुनौती है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए समस्या है, कैसे। ये देखिए फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। मैं इसको अभी वीडियो में क्रॉप कर दूंगा तो आप पूरा ये सामने आ जाएगा आपके सामने। तो ये 4 प्रश्न हो गए। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं, और शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक समस्या है, कैसे। इसको आप देख लीजिएगा।
इसके बाद हम देख लेंगे बच्चों, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं एक प्रश्न शायद डालना भूल गया हूँ, लोकतंत्र की परिभाषा, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनता के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था ही प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहलाती है। ठीक है, ये लोकतंत्र में कौन कौन से अधिकार हैं बच्चों, प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकती है, वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता, छोड़ सकता है, वह सरकार की आलोचना कर सकता है, विरोधी दल में शामिल हो सकता, चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता, वह किसी भी दल में शामिल हो चुनाव लड़ सकता है, या फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। फिर हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है भैया, लोकतंत्र की आवश्यकता तो बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर मान लो कि बात देश गुलामी में फिर से पड़ जाए तो आप लोगों, आज जैसे मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं फिर ये वीडियो नहीं दे सकता, आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। तो लोकतंत्र है, इसलिए बेटा लोकतंत्र की आज़ादी के चलते आज हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। देख लीजिएगा, ये पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं बच्चों, 6 पॉइंट हैं, 6 के 6 पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम देते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फर एग्जाम के, जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक ही सही जोड़ी रही इस अध्याय में कि लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार क्या है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर ये पूरे लिखे हुए हैं बच्चों। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी होती है, यह सरकार जनता के द्वारा चुनी नहीं होती है। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है, इसके अनुरूप कार्य नहीं करती। ये पूरा लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, लोकतंत्र मतलब कि जहाँ जनता की चलती है वो लोकतंत्र, और जहाँ जनता की ना चले मतलब गुलाम देश, वहाँ केवल सरकार की चले तो वो अलोकतंत्र। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं ये फ्रांस वाला। तो बच्चों फ्रांस की क्रांति जो रही, फ्रांस की क्रांति की जो प्रमुख वजह क्या थी, इसमें लिखा खाने पीने की वस्तुओं की जो महंगाई हो गई थी, कर बढ़ा दिया गया था, लुई सरकार का निरंकुश शासन, लुई 16वां जो रहा बहुत ही निरंकुशशाही शासन चला रहा था, मजदूर व्यापारियों और किसानों का शोषण, दार्शनिकों के विचार। तो बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। 2 नंबर में प्रश्न आएगा, तो इसको आप इस तरह लिख दीजिएगा। इसके बाद ये प्रश्न भी पूछा जाता है नॉर्मली, हर जगह देखा है मैंने कि टाइड और टाइल क्या है। अभी भी एक बार और बता दिया है, एक बार फिर से सुन लें। इसकी परिभाषा है ये, फ्रांस में चर्चों द्वारा वसूला जाने वाले कर को टाइड कहा जाता था, जो कृषि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। और टाइल क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष कर जो सीधे जनता द्वारा राज्य को अदा किया जाता था, तो ये टाइल होता था। और ये सबसे ज़्यादा चुकाते थे कौन, तीसरे स्टेट के लोग। ओके बच्चों, फिर इसके बाद ये भी अभी जो आपको कारण दिखाए उसमें ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था अभी मासिक टेस्ट में, तो इसलिए मैंने इनको ऐड किए हैं अलग से। 2 प्रश्न मैंने यहाँ अलग से ऐड किए, एक बोल्शेविकों वाला और एक ये 1789। तो सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो ये पूरा आपके सामने उत्तर है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी आपके मासिक टेस्ट में पूछा गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों को, अभी आपके वीडियोस जारी ही है, आप देख लें। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन, जैसे पहले एक प्रश्न आता था दक्कन के पठार का वर्णन, तो ये भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन आता ही आता है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। वितारिका धाराएं किन्हें कहते हैं, तो नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं, मतलब क्यों, मिट्टी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो कई धाराएँ बन जाती हैं, इन धाराओं को वितारिकाएँ कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कर लीजिएगा। फिर दो आब, तो दो आब क्या है, 2 नदियों के बीच का भाग, जो 2 आब 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 अर्थात होता है 2 तथा आब अर्थात क्या होता है, पानी। फिर भाबर, भाबर क्या होती है बच्चों, भाबर क्या है, तो चिल्का झील भाबर भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये भाबर है, भाबर की परिभाषा आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, तो वो आ जाए, ये उत्तर है चिल्का झील वाला। बांगर और खादर में क्या अंतर है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये तो पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। ओल्ड पैटर्न का जो आपका कोर्स था उसमें भी ये पूछा जाता था और इसमें भी ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बांगर खादर क्या होते हैं, ज्वार भाटा, इस टाइप से ये प्रश्न कुछ कॉमन प्रश्न हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो देख लीजिएगा इसको भी आप लोग। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो पाक जल संधि। भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल
भौगोलिक का कितना प्रतिशत है? तो ये बच्चों 2.4 है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर लोकतंत्र की परिभाषा ये आ गई, सॉरी मैंने ऐड कर ही रखी है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहले जो कोर्स था उसमें प्रजातंत्र आता था कि प्रजातंत्र की परिभाषा अब नए पैटर्न में लोकतंत्र हो गया है। वो तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, ठीक है। और फिर लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ठीक है। ये हमें सबको मिले हैं अधिकार। फिर संविधान निर्माण के कितने दिनों में हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीने 28 दिन। संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये हमारे ये प्रश्न हो गए ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। फिर खूनी रविवार, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रूसी क्रांति वाले टॉपिक से है कि रूस में जाल शासन में जनवरी 1905 ईस्वी में एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जाल से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश की, परंतु जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाईं, जिसमें लगभग 1000 मजदूर मारे गए और कई हजार घायल हुए। ये रविवार को हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहते, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा जो लगभग अंतिम प्रश्न है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या है? तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतने प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो आप गारंटेड पास हो जाओगे। मिलते हैं बहुत जल्द अब हमारी क्लासों के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।